टाइगर श्रॉफ की बागी 4 आमिर खान की गजनी से इन्फ्लुएंस्ड होगी। अब ये सुनकर थोड़ी हंसी जरूर आ जाएगी बिकॉज बागी एंड गजनी का एक साथ नाम लेना थोड़ा अजीब तो लगता है, पर क्या श्रद्धा कपूर की गैर मौजूदगी से फिल्म बागी 4 को नुकसान हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, शायद। पर ऐसा क्यों हो सकता है, यह हम आपको बताते हैं। और जो सोनम बाजवा ने उन्हें रिप्लेस किया है, क्या उनके आने से फिल्म नुकसान से फायदे में बदल सकती है या ये एक रिस्क हो सकता है, इस पर अभी बात करते हैं। क्या होता अगर टाइगर श्रॉफ की बागी 4 को संदीप रेड्डी वांगा का साथ मिल जाता? अब आप कहेंगे कि भाई इस फिल्म को डायरेक्टर तो मिल चुका है, तो संदीप की जरूरत क्या है? वैसे आपका कहना बिल्कुल सही है, पर वायलेंट फिल्म का दूसरा नाम संदीप रेड्डी वांगा ही है। एक्टर्स की किस्मत पलटने का काम उन्हें अच्छे से आता है। क्या होगा जब दुनिया का सबसे डेंजरस फाइटर अपने लाइफ की सबसे पर्सनल बैटल फेस करेगा? जब दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके करीब हो तो रोनी कितने दूर तक जाएगा? दोस्तों, सवाल ये है कि टाइगर श्रॉफ की बागी 4 को वरुण धवन की बेबी जॉन से क्या सबक लेना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये बेबी जॉन कहां से टपकी, पर रुकिए दोस्तों, बेबी जॉन ने जो गलतियां की है वो बागी फ्रेंचाइजी तो हर बार करते आई है, पर बागी 4 के लिए बेबी जॉन अभी एक गोल्डन गाइड बन सकती है क्योंकि वो इससे पहले रिलीज हुई है और अब उन गलतियों को ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेबी जॉन की तरह बागी 4 को भी ऑडियंस का थप्पड़ मिले। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसमें लॉजिक नहीं मैजिक ढूंढना पड़ता है, लेकिन बागी फ्रेंचाइजी के साथ हम ये ट्रिक नहीं चला सकते क्योंकि भाई बागी फ्रेंचाइजी में लॉजिक की तो बहुत कमी होती है। मतलब इतनी कमी कि हमारा हेमोग्लोबिन बिना इतना कम नहीं होता है। पर ऐसी लॉजिकलेस फिल्में 200 से 300 करोड़ कमाकर साजिद नाडियाडवाला को इस फ्रेंचाइजी पर गिव अप ना करने का मोटिवेशन देती है। टाइगर की बागी हमेशा से ही टॉर्चर, इंस्पिरेशन एंड इन्फ्लुएंस के लिए पॉपुलर रही है, तो भाई बागी 4 में तो कुछ भी हो सकता है। पर फिर भी गजनी का ही नाम क्यों? मतलब कुछ भी। पर अब आप कहेंगे कि बागी 4 के डायरेक्टर हर्षा ने तो ये कहा है कि ये फिल्म किसी का रीमेक नहीं होगी, पर क्यों करें हम आप पे विश्वास और क्यों ऑडियंस माने? उन्हें तो पहले इस बात की हैरानी हो रही है कि साजिद नाडियाडवाला बागी फ्रेंचाइजी पर गिव अप क्यों नहीं कर रहे, एंड सेकेंडली ऑडियंस को स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि बागी 4 किसी ना किसी फिल्म की इंस्पिरेशन, कॉपी या इन्फ्लुएंस जरूर दिखाई पड़ेगी। बिकॉज 2016 की बागी तेलुगु फिल्म वर्षम का रीमेक थी, फिर बागी 2 शनम का रीमेक थी, एंड बागी 3 फिल्म वेटिया से हाईली इंस्पायर्ड थी, यानी टोटल साउथ इन्फ्लुएंस्ड। वैसे जब हमने बागी 4 को विकिपीडिया पर देखा तो डेफिनेटली हमें पता नहीं चला और लगा कि न जाने क्यों बागी 4 के सामने आमिर एंड सूर्या दोनों की गजनी का नाम मेंशन था। अब विकिपीडिया पर तो काफी चीजें लिखी जाती हैं, पर उसे बदल दिया जाता है तो उस पर यकीन भी नहीं कर सकते। पर गजनी का नाम सुनने के बाद ना हमने थोड़ा सा सोचा, हमें ऐसा लगा कि ये लोग गजनी से इंस्पिरेशन क्यों लेंगे, वो कितनी पुरानी फिल्म है, मतलब कुछ भी। पर फिर हमने देखा कि सूर्या की फिल्म गजनी में 2 हीरोइंस थी, जिसमें लीड थी असन एंड दूसरे छोटे रोल में थी नयनतारा, जो सेकंड लीड हीरोइन थी। बट हाँ, वो मेन हीरो के लाइफ में बाद में एंट्री मारती हैं किसी पर्पस के कारण, और ऐसा ही आमिर की गजनी के साथ भी होता है। अब बागी 4 को आप देखोगे तो उसमें भी 2 हीरोइंस है, सोनम बाजवा एंड हरनाज संधू। वैसे ये दोनों भी तगड़े रोल्स कर सकती हैं, पर जैसे कि गजनी में दिखाया गया कि एक हीरोइन मर जाती है, रिवेंज ड्रामा शुरू हो जाता है, वैसे बागी 4 में भी पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज टाइगर 2 हीरोइंस के साथ तो दिखाई नहीं दे सकते एक वक्त पे, तो मतलब कोई तो मर सकता है और फिर दूसरे की एंट्री होगी। दूसरी बात यह है कि टाइगर अपने फर्स्ट लुक पोस्टर में इस तरीके से नजर आ रहे थे जैसे उनकी जिंदगी कितनी बदतर बन गई है। पूरा ट्रिम किए हुए बाल, बढ़ाई हुई दाढ़ी, टोटली लॉस्ट कैरेक्टर नजर आता है, यानी इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होगी जो उन्हें ऐसे रिवेंज जोन में धकेल देगी। अब अगर जरा गजनी को आप ध्यान से देखो तो आमिर का वो गजनी वाला लुक भी हीरोइन की मौत के बाद ही नजर आता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, बट हीरो मोस्ट वायलेंट मैन बनने के बाद के लुक किस तरह से जानबूझकर हटके दिखाने की कोशिश की जाती है, ये नजर आता है। वैसे अगर आप भी इसी डायरेक्शन में सोचोगे ना तो आप हमारी बातों से जरूर अग्री करोगे। पर ऐसा नहीं है कि बागी 4 एंड गजनी का कुछ है आपस में, पर हाँ, अभी कुछ फिल्मों के कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इससे पहले भी हमने देख लिए, जिनका हल्का सा इन्फ्लुएंस आगे आने वाली फिल्मों में दिखाई दे जाता है। खैर, पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो श्रद्धा कपूर ने बागी एंड बागी 3 में अपनी परफॉर्मेंस से खूब नाम कमाया। उनकी केमिस्ट्री टाइगर श्रॉफ के साथ फैंस को काफी पसंद भी आई, एंड श्रद्धा बागी एंड बागी 3 में एक जबरदस्त ग्लैमरस एंड इमोशनल कनेक्शन का हिस्सा थी जो फैंस को अट्रैक्ट
अट्रैक्ट करता था। पर अगर श्रद्धा की जगह किसी नई एक्ट्रेस को अब लिया गया है तो फैंस को शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर वो फैंस जो श्रद्धा एंड टाइगर की जोड़ी को पसंद करते हैं। वैसे श्रद्धा की एब्सेंस से रोमांस का वो इमोशनल ग्राफ थोड़ा वीक हो सकता है, तो अगर सोनम ने वही इंटेंस रोमांटिक केमिस्ट्री टाइगर के साथ नहीं बनाए रखी तो फैंस को वैसा इंटेंस एंड कनेक्टिविटी वाला एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता, खासकर उन फैंस के लिए जो श्रद्धा एंड टाइगर की जोड़ी को काफी पसंद करते हैं। दूसरी बात यह कि स्त्री 2 के बाद श्रद्धा जैसी ट्रेंडिंग एक्ट्रेस की कमी या बॉलीवुड के इस पॉपुलर चेहरे के बिना फिल्म को उतनी बड़ी ऑडियंस मिल पाएगी या नहीं, ये थोड़ा सा डाउट है। इसीलिए सोनम बाजवा एंड टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री शुरुआत में चैलेंजिंग भी हो सकती है, बिकॉज श्रद्धा की सादगी एंड इमोशनल अपील कुछ अलग था, जबकि सोनम की इमेज थोड़ी अलग है। लेकिन बात करें सोनम बाजवा की तो उनका पंजाबी सिनेमा में एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। उनकी फिल्में पंजाब 1984, सरदार जेन निक्का जेलदार जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें एक बड़ी पहचान दिलाई। पंजाबी ऑडियंस सोनम की फिल्मों में उनकी एक्टिंग एंड ग्लैमरस इमेज को काफी पसंद करती है। तो क्या इसका फायदा बागी 4 को हो सकता है? तो हाँ, जरूर हो सकता है। सोनम बाजवा की प्रेजेंस बागी 4 में पंजाबी फैंस को फिल्म की तरफ खींच सकती है, खासकर वो जो पहले से ही उनकी फिल्में देखते हैं। सोनम के बॉलीवुड में कदम रखने से पंजाबी ऑडियंस में एक एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट बना रहेगा। आजकल वैसे भी पंजाबी फैंस बॉलीवुड फिल्में ज्यादा ही देख रहे हैं, क्योंकि कई पंजाबी आर्टिस्ट ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है, जैसे दिलजीत दोसांझ, शहनाज गिल, एमी विर्क। तो तब वह पंजाबी सिंगर्स या एक्ट्रेस बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आते हैं, तो पंजाबी ऑडियंस को भी फिल्मों की तरफ खींच लिया जाता है। तो सोनम को लेकर यह भी कहा जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सोनम की श्रद्धा को रिप्लेस करने से फिल्म को फायदा होगा या नुकसान? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। इसलिए सोचा अगर संदीप जैसा प्रॉमिसिंग डायरेक्टर बागी 4 को मिल जाए तो। अब देखिए, बागी 4 को कन्नाडा डायरेक्टर हर्ष डायरेक्ट करने वाले हैं, पर अभी उनकी डायरेक्शन का कोई अंदाजा नहीं है। संदीप जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर तो सक्सेस की गारंटी दे सकते हैं। अगर उनकी तरह वायलेंट फिल्में बनानी हो तो क्यों ना उनका ही विजन इस्तेमाल किया जाता। एंड अगर बागी 4 को एनिमल जैसे बनाने की कोशिश की जा रही है तो एनिमल के मास्टरमाइंड से ही काम करवा लो ना। पर सच में संदीप रेड्डीवांगा इस फिल्म से अगर जुड़ते हैं तो एक अलग ही टाइगर हमें देखने का मौका मिल सकता है, जैसे कबीर सिंह में शाहिद कपूर को देखा था, अर्जुन रेड्डी में विजय देवरकोंडा को देखा था, या एनिमल में रणबीर कपूर को। और पता है, संदीप की फिल्मों में वायलेंस एंड एंगर को रियलिटी और बिना किसी ग्लैमराइजेशन के दिखाया जाता है। संदीप की फिल्मों में इमोशंस को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, लेकिन ये इमोशंस हल्के या हल्के फुल्के नहीं होते, वो सीधे दिल और दिमाग में उतरने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि संदीप रेड्डीवांगा की फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा दिखाई देती है, जैसे किसी कैरेक्टर को लेकर हो, कैरेक्टर के बीच के रिलेशनशिप को लेकर हो, या इमोशंस को लेकर। ऐसे में ये बागी 4 का पूरा चेहरा मोहरा ही बदल सकता है। और ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। संदीप की फिल्मों में म्यूजिक बस एक बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये कहानी का एक अहम हिस्सा होता है। उनका म्यूजिक उन कैरेक्टर्स के इमोशंस एंड उनकी जर्नी को दर्शाता है, जो काफी ज्यादा जरूरी दिखाए जाते हैं। अब कबीर सिंह में म्यूजिक और गाने बहुत ही गहरे एंड इमोशनल है, जो हीरो के मेंटल अप्स एंड डाउन्स को शो करते हैं। और तुझे कितना चाहने लगे जैसे गाने ऑडियंस को हीरो के दर्द और उसकी हार्ट टचिंग स्टोरी में एक स्पेशल तरह का कनेक्शन महसूस करवाते हैं। ऐसे में बागी 4 म्यूजिक के मामले में ऑडियंस को काफी पसंद आएगी। तो इसी तरह इस संदीप की फिल्मों में एक जादू नजर आता है। तो अगर इनके हाथ टाइगर लग जाते हैं तो टाइगर के सक्सेसफुल होने की गारंटी ये दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, संदीप का नाम सुनकर ऑडियंस भी फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो ही जाती है। हाँ, वैसे इसमें टाइगर को भी अपना 1000% देना पड़ेगा, वरना संदीप का डायरेक्शन अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली टाइगर को लेकर काफी इश्यूज हैं। वो अपने कंधों पर एक फिल्म को हिट नहीं करा सकते, क्योंकि एक फिल्म डायरेक्टर, एक्टर्स और सभी के एफर्ट्स के साथ बनती है। खैर, पर अब पता नहीं इस फिल्म का एग्जैक्टली होना क्या है। अगर संदीप होते तो थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती, पर अब जो भी होगा भगवान जाने। वाला बागी 4 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। लॉयल्टी, बिट्रियल एंड रिवेंज के बीच की लाइंस जब ब्लर हो जाए तो कैसी होगी ये टकरार।
बागी 4 की कहानी फ्रेंचाइजी के थीम को फॉलो करते हुए एक एक्शन पैक्ड रिवेंज या रेस्क्यू स्टोरी हो सकती है। बागी फ्रेंचाइजी की कोर थीम्स हमेशा लॉयल्टी, लव एंड रिवेंज पर बेस्ड होती हैं, जिसमें एक हीरो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स के साथ इम्पॉसिबल सिचुएशंस को हैंडल करता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें रॉनी को इस बार एक इंटरनेशनल मिशन पर भेजा जाए, जिसमें उसकी फैमिली या क्लोज फ्रेंड को किसी फॉरेन माफिया ने किडनैप कर लिया हो। कहानी में एक ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क या एक इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट दिखाया जा सकता है। वहीं इसमें सिबलिंग राइवलरी, जिसमें रॉनी का एक छुपा हुआ भाई या हाफ ब्रदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो एक विलन के रूप में सामने आए। इससे एक इमोशनल एंड पर्सनल टच मिलेगा, जिसमें फैमिली बिट्रेयल एंड रिवेंज की स्टोरी दिखाई जाए। वहीं रॉनी एक सरकारी कॉन्स्पिरेसी के बीच फंस सकता है, जिसमें उसका मिशन एक करप्ट गवर्नमेंट सिस्टम एंड सीक्रेट एजेंसी के अगेंस्ट हो सकता है। कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर देखते हैं कि एग्जैक्टली स्टोरी में क्या क्या दिखाया जाएगा। ये कहानी देशभक्ति एंड इंडिविजुअल हीरोइज्म को दिखाएगी। वही अगर सोनम बाजवा की हम बात कर ले, जो इस फिल्म में काफी अहम रोल निभाने वाली हैं। बेसिकली सोनम बाजवा रॉनी की लव इंटरेस्ट है, तो उनका कैरेक्टर एक बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। शायद वो एक स्पाई हो या उन्हें विलन ग्रुप में ट्रैप किया हो एंड रॉनी उन्हें बचाते बचाते विलन के फुल नेटवर्क को खत्म कर दे। बागी 4 रॉनी के पास्ट पर फोकस कर सकती है, जिसमें दिखाया जाएगा कि रॉनी का एक पुराना दुश्मन वापस आया है बदला लेने के लिए। इसमें रॉनी के मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एंड उसके पहले के मिशंस का कनेक्शन हो सकता है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या होगी इसकी स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो बागी 4 आने वाली है और बेबी जॉन रिलीज हो चुकी है। दोनों फिल्मों का नाम एक साथ सुनकर अजीब लग सकता है, पर ये एग्जाम्पल देने का रीजन यही है कि बेबी जॉन ये वरुण धवन की मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और बागी 4 टाइगर श्रॉफ के लिए है। मतलब कि अपने करियर को ट्रैक पे लाने के लिए अब करो या फिर मरो वाली सिचुएशन में वो हैं, बिल्कुल वरुण धवन की तरह। और बेबी जॉन की अभी जो गलतियां हुई है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए एक दूसरे से सीखने के लिए कोई बड़ा कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है। तो बेबी जॉन ये मास एलिमेंट में एकदम कमाल थी और वरुण धवन काफी कमाल लग रहे थे। और वहीं दूसरी ओर अगर हम टाइगर को देखें तो उनकी बागी की पिछली फ्रेंचाइजी हो या फिर आने वाली, ये डेफिनेटली जबरदस्त एक्शन हर बार दिखाती है और दिखाएगी भी, क्योंकि टाइगर एक एक्शन सुपरस्टार है। पर बेबी जॉन इमोशनल कनेक्टिविटी बनाने में पीछे रही। इसमें इमोशनल क्वेश्चन उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, जिस वजह से ऑडियंस को ये फिल्म उतनी भाई नहीं। अब बागी के पिछले तीनों पार्ट्स में सेम मिस्टेक दोहराई गई थी, बस एक्शन एक्शन और गाने थे, बाकी कुछ भी नहीं था। इंगेज रखने में ये फिल्म पोटेंशियल नहीं दिखा पाई थी, तो ये गलती बागी 4 में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को तो पता है भाई कि टाइगर है तो एक्शन तो होगा ही, पर उन्हें इमोशनल लेवल पर ये फिल्म इंप्रेस करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बेबी जॉन में विजुअल्स और टेक्निकल पहलू उतने इम्पैक्टफुल नहीं थे और फिल्म का लेवल थोड़ा नॉर्मल सा नजर आया था, जो आज के टाइम में नहीं चलता है। तो बागी 4 को अब हॉलीवुड लेवल की सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिजाइन पर ध्यान देना होगा और हर एक एक्शन सीन, शॉट और साउंड ट्रैक जबरदस्त होना चाहिए। जैसे जॉन विक 3 में सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन ने एक्शन को इतना खूबसूरत बना दिया कि फिल्म की इंटेंसिटी और थ्रिल को इसने कई गुना बढ़ा दिया। और अब तीसरी बात यह है कि बेबी जॉन में सपोर्टिंग स्टार कास्ट का काम उतना नहीं था। हाँ, राजपाल यादव का काम हमने देखा, पर बाकी ऐसा कोई खास कैरेक्टर नहीं था, इसलिए मजा नहीं आया। अब लास्ट बागी फ्रेंचाइजी में भी ये सब मिसिंग था। तो बागी 4 में सपोर्टिंग कास्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो ऑडियंस को पसंद आए, जिनका गिव एंड टेक जबरदस्त लगे। अगर आप पुष्पा जैसी फिल्म में देखो तो पुष्पा का दोस्त केशवा ये सपोर्टिंग रोल में था, बट उसका रोल ऑडियंस को हमेशा याद रहेगा। तो ये थी वो कुछ कमियां या फिर गलतियां जिससे बागी 4 को सीखना चाहिए आने से पहले, वरना कहीं बेबी जॉन की तरह इसका हाल ना हो जाए। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। खैर, पर बागी 4 में हमें कुछ लॉजिकल चीजें दिखाना अब कंपलसरी है। तो कौन सी है वो चीजें, चलिए जानते हैं। तो वो है फिल्म का एक्शन और मोटिव। अब बागी 4 का टाइगर श्रॉफ का पोस्टर देखकर हमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये लोग जॉन विक की कॉपी करने वाले हैं। पर जॉन विक जैसी फिल्मों में हर एक्शन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है। इवन मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में भी एक्शन भी मतलब का नहीं होता है और उनके एक्शन सीक्वेंसेस सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं होते हैं। पर इससे पहले बागी फ्रेंचाइजी में यही हुआ है, एक्शन सीक्वेंसेस तो थे पर उनमें उतनी असलियत नजर नहीं आई, उतनी ऑथेंटिसिटी नजर नहीं आई। अब टाइगर बस एक्शन करते हैं पर कभी कभी उसमें लॉजिक गायब रहता है, समझ ही नहीं आता है कि वो एक्शन आखिर चल क्यों रहा है। और बागी फ्रेंचाइजी में टाइगर का मार्शल आर्ट, उनका फाइटिंग स्पिरिट और स्टाइल सब कुछ भर भर के होता है,
जो बिल्कुल किसी एक्शन की पाठशाला की तरह लगता है। पर ऐसे में उन्हें सुपर हीरो बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। पर बागी 4 में अगर उन्हें सुपर हीरो दिखाने के बजाय एक कॉमन मैन की तरह दिखाया जाए जिसकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होगी, तो वो शायद थोड़ा सा रिलेटेबल लग सकता है। मतलब कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वो सारे इमोशंस हैं जो एक कॉमन मैन में होते हैं। फिर चाहे वो डर हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, एक डार्क पास्ट हो सकता है। इसलिए तो एनिमल जैसी फिल्म में लीड हीरो इतना उभर कर आया जैसे कि आम इंसान भी रिलेट कनेक्ट कर सकता था। उसमें काफी रॉनेस था, ना कि बढ़ा चढ़ा के हीरो को एक ग्लैमराइज अवतार में दिखाया गया। तो बागी 4 में टाइगर के कैरेक्टर के साथ ऐसा ही प्लान करने की बहुत जरूरत है। इसके बाद अगर विलन की बात करें तो संजय दत्त बागी 4 के खलनायक होने वाले हैं। तो विलन का भी मोटिव काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और काफी क्लियर होना चाहिए। मतलब एक ऐसा मोटिव जो क्लियरली हमें भी समझ में आए, वरना कंफ्यूजन के चक्कर में कहीं हम हमारे सर के बाल ना उखाड़ दे। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंटेंशन होना चाहिए। जैसे कि आप द डार्क नाइट या फिर मैड मैक्स फ्यूरी रोड इन फिल्म्स में देखते हो कि एंटागोनिस्ट का मिशन बिल्कुल क्लियर होता है, पानी की तरह। वरना फिर संजय के कैरेक्टर को देखने के बाद हमें इस बात पर पीएचडी करनी पड़ेगी कि भाई इनका एग्जैक्टली मकसद क्या था। तो बेसिकली बागी में अब तक लॉजिक की बहुत कमी दिखाई दी है, पर अब इस बार ऐसा कुछ ना हो तो बेहतर होगा। इसे वैनिश करने की बहुत जरूरत है, वरना बागी 4 के साथ क्या होगा ना, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे ये तो हो गए हमारे सजेशंस, पर अगर आपके पास कोई और सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।